वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ग्रेविटेशन का, पार्ट 2 गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2। इससे पहले मैं ग्रेविटेशन का एक पार्ट दे चुका हूं। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है जाओ, प्लेलिस्ट बन चुकी है। मैंने आपको 6 लेक्चर दे चुका हूँ इससे पहले। उन 6 लेक्चर को पढ़ो अच्छे से। पर लेक्चर में 25 क्वेश्चन कराए हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले से 50 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि वो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट था इसलिए। ठीक है, हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। देखो, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हमें पता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसलिए इससे 50 क्वेश्चन कराए। 25 पहले दे चुका हूँ, 25 ये रहे। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो भाई। रेलवे का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है अच्छे से। बस पढ़ते रहो। जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और आपको पता है कि यूपी टेट एग्जाम के लिए 2017 के इंग्लिश के पेपर की जो आपके प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दी गई है हमारे चैनल पर। तो जाओ, उसकी भी प्ले लिस्ट बन जाएगी, जाओ प्रैक्टिस करो उसे भी, जिनका भी भाई का एग्जाम यूपी टेट का है। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है। वातावरण में संभव है, वायु में संभव है, या समुद्र में संभव है, या निर्वात में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अगर मैं किसी पत्थर को और एक कागज के टुकड़े को निर्वात में फेंकूं, तो कौन सा पहले नीचे आएगा? पत्थर का टुकड़ा ये रहा, और ये वाला कागज का, तो कौन सा पहले आएगा? बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, या एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार आया। बताओ बताओ। ज़्यादातर बता रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही राइट आंसर होगा। नहीं भाई, ये गलत है। दोनों साथ ही साथ आएंगे, क्योंकि अगर निर्वात है, कोई वैक्यूम माध्यम ही नहीं है, तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन जो ए है, जैसे ए और बी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, आपके ए और बी दोनों ही सही होंगे, दोनों साथ साथ आएंगे। किसमें? निर्वात में, वैक्यूम में। क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम तो है नहीं, जैसे वहाँ पे फोर्स लगेगा या कुछ और त्वरण होगा या वेलोसिटी होगी, कुछ नहीं होगा। दोनों साथ ही साथ आएंगे। कागज का टुकड़ा भी साथ ही साथ आएगा, एंड पत्थर का टुकड़ा भी साथ ही साथ आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं वो अब किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर डी पे, निर्वात में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार होगा 3600 न्यूटन, 3600 किलोग्राम, या 100 न्यूटन, या 1000 किलोग्राम। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है चांद की सतह पर वस्तु का भार इज इक्वल टू पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार इंटू 1/6। ये 1/6 कैसे आया, आप लोग सोच रहे होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा की सतह पर कितना भार होता है पृथ्वी का, नाम G/6। तो G/6 की तो उसकी वैल्यू दे रखी है, तो 6000 इंटू 1/6। तो 1/6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने न्यूटन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1000 न्यूटन। जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, G/6 होता है। आप अच्छे से लिख सकते हो, चांद की सतह पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी की सतह पर उसका भार इंटू 1/6। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो मैंने आपको कल इसका एक फॉर्मूला कराया था, आज इसका मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको। W = mg, W = mg। m यहाँ पर द्रव्यमान होता है, यहाँ पर W क्या होता है? भार। m का मात्रा कितना है? 10 किलोग्राम, इंटू g 9.8। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 98। अब आप बोलोगे सर 98 किलोग्राम या 98 न्यूटन, तो भाई इसका भार क्या होगा? भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भार का मात्रा न्यूटन है, ध्यान रखना, कभी गलती से गलत मत कर देना। भार का मात्रा न्यूटन ही होता है। जो बल का मात्रक होता है वही भार का मात्रक होता है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो भार और जो आपका द्रव्यमान होता है अलग अलग चीज हैं, बस ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोल रखा है, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? प्रत्यास्थ बल, या विद्युत स्थैतिक बल, या यांत्रिक बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल है वही हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही छोटे सदस्यों या बड़े सदस्यों के लिए लागू होता है। ठीक है, ये प्रत्यास्थ बल, ये विद्युत स्थैतिक, यांत्रिक बल कोई कार्य नहीं करते बड़े बड़े सौरमंडलों के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सब कुछ संभव है, वरना आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ये मोस्ट इंपोर्टेंट बल। ठीक है,
ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, या गुरुत्वीय स्थिरांक पर, या पृथ्वी की त्रिज्या पर। तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है G = Gm/r। यहाँ पर जो ये वाला m है वो किसका है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ना कि वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ में क्या नहीं आ रहा, बस गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बी, गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर, ठीक है। किस पर निर्भर नहीं करता, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, अपघटन, ऑक्सीकरण, या गुरुत्वाकर्षण, या हाइड्रोलासिस। तो आपको बताना कि कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। देखिए अपघटन तो केमिस्ट्री में होता है, अपघटन में टूटना, तो वो तो रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ऑक्सीकरण जल का निकलना या जल के अणु का जुड़ना निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, आपको पता है। गुरुत्वाकर्षण, भाई गुरुत्वाकर्षण को हम तो लैब में बना ही नहीं सकते। हाइड्रोलाइसिस ये भी केमिकल बॉन्डिंग है, तो ये भी आपके सबके सब ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है पता है, ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण को भैया हम ऐसे कहाँ बना सकते हैं, केमिकल आप लैब में बना सकते हो गुरुत्वाकर्षण को, नहीं बना सकते, ये तो नेचुरल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, जी का मान किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, जो आपको पृथ्वी का केंद्र है उसकी ओर आने पर कम हो जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, या सी नियत रहता है, या पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें थ्योरी थोड़ी अलग थी, इसमें थोड़ी अलग है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, जो जी का मान है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, और केंद्र से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ठीक है। केंद्र से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, या पोल्स की ओर जाने पर, पोल्स की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और पृथ्वी के केंद्र की जो ओर जाने पर कम होता है। ध्यान रखना, ऐसे आओगे तो कम होगा और ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, आपको लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। बिना इन्हें लर्न किए समझे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है जो आपको एग्जाम में फंसाते हैं, वरना न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो 3-4 आते हैं हर एग्जाम में, 3-4 आते हैं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड। आपको पता है कि इतना टाइम नहीं मिलता हर एग्जाम में, इस वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर पाओ, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से वो एग्जाम वाले भी समझदार हैं, इसलिए 3 या 4 न्यूमेरिकल देते हैं, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड, जिससे आप आसानी से क्रैक कर जाओ, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, भारीहीनता की में, आराम की स्थिति में, या कृतकार्य। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारीहीनता, जब आप मान लो आप कभी गिरना कोशिश करना, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी कोशिश करना, मतलब थोड़ी सी हाइट से, आपको लगेगा कि आप भारीहीनता की स्थिति में हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी गौर करना, या कभी आप कुछ देखना, कभी कभार आप कभी ना कभी एग्जाम्पल के लिए मिलेगा ये ऐसा दौरान कि आपको भारीहीनता का वो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, ये नीचे सेकंड स्लाइड पर था, कहा जाता है तनाव, जड़त्व, या वजन, या काम। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वजन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, देखिए क्वेश्चन को, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण को क्या कहा जाता है, वजन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, वजन। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, वजन, ठीक है। और वजन का मात्रा क्या होता है, वेट का, बताओ 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 बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। कई बार बोल चुका हूँ, इसमें भी 2-3 बार बोल चुका है, स्लाइड में भी मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, जी का कोई इकाई त्वरण की इकाई के समान, अर्थात जी है ना जो इकाई त्वरण के समान होता है, इसका अर्थात इसका मात्रा क्या होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रा क्या, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और एक और समय होता है नीचे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने क्या बोल रखा है, जी का मात्रक, तो जी का मात्रक भी आपको पूछ रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी को सेट कर देता हूँ मैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर ये वाला कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, लेकिन ये तो ठीक है, मीटर पर सेकंड, हाँ सॉरी ये भी सही है बिल्कुल, डी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये पर लगा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ने क्या बोल रखा है, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन ये असत्य पूछ रहा है तो ना, यही असत्य है। ठीक है, निर्भर नहीं करता, मैंने एक ऑप्शन में कराया था, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसके पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बाकी आपके सब ऑप्शन राइट हैं। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी आपके सब ऑप्शन सही हैं, ये एक ऑप्शन गलत था जो मैंने काट दिया, बिल्कुल ठीक है। वस्तु किसके द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो सी है वही बी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। 1% घट जाएगा, वही रहेगा, या 1% बढ़ जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी 2% बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी तो कांस्टेंट रहेगा, एम वही रहे परंतु द्रव्यमान उसका वही रहे। तो किसके बीच में रिलेशन दे रखा है, जी के बीच में और रेडियस के बीच में। तो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करता हूँ तो डेल्टा जी अपॉन जी माइनस के आर स्क्वायर होता है, तो माइनस के 1 अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, कितना, आर अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, आर अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, यही होगा, या डेल्टा ऊपर ला लो, इसे हटा दो नीचे से। तो माइनस, आपको पता है कि 1% सिकुड़ रही है, तो माइनस तो सिकुड़ने के लिए कितने परसेंट बढ़ रहा है, 2%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, 2% दिख रहा है तो 2% बढ़ जाएगी। ये तो किसको डिनोट कर रहा है, माइनस तो घट रही, इसे बता रहा है कि कितने परसेंट घट रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, गैस नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या दो ऑप्शन और हैं मैं उन्हें दिखा देता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये आपका सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण ऑप्शन नंबर जी, वरना आपके आदर्श गैस नियतांक एंड गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये तो आपके फिक्स होते हैं। आर की वैल्यू पता है 0.0821 होती है। ठीक है, ध्यान रखना 0.0821 होती है, ध्यान रखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके द्रव्यमान समान होंगे, कक्षीय वेग समान होंगे, कोणीय वेग समान होंगे, या गति ऊर्जा समान होगी। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके कक्षीय वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल सेम होगी। दो उपग्रहों के एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके द्रव्यमान समान नहीं होंगे, द्रव्यमान अलग अलग होंगे, एंड कोणीय वेग समान नहीं होंगे, ये भी अलग अलग होंगे, और गति ऊर्जा भी अलग अलग होगी, लेकिन ऑर्बिटल ऑफ वेलोसिटी ये सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और कोई दिक्कत आती है फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, और वो जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, वो किसी ने रिप्लाई नहीं किया है तो जरूर देखना पिछली वाली वीडियोज़ को, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय त्वरण समरूप नहीं करता रहता, समरूप रहता है, शून्य रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव होता है वो हमेशा समरूप रहता है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन याद करने लायक होते हैं, वरना क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस को समझने में बहुत दिक्कत आती हैं, ऐसे क्वेश्चन तो लर्न ही करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये एक फॉर्मूला है आपका, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो, गुरुत्वीय त्वरण g हो, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r। ठीक है, किसका, पलायन वेग का, किसका, पलायन वेग का, यानी कि v पलायन वेग एस वी ई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना 2gm अपॉन r। ठीक है, 2gm अपॉन r ये फॉर्मूला था, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चंस के लिए। इससे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, पलायन वेग के इससे ही क्वेश्चन आते हैं,
ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण लगभग है 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकंड या 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 7 मीटर पर सेकंड -1 एंड 7 माइल्स पर सेकंड। तो ध्यान रखना पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण 7 माइल्स पर सेकंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 7 माइल्स, ठीक है, 7 माइल्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, या 3 ऑप्शन नेट स्लाइड पर है ये रे, कोणीय वेग अचर रहता है, रेखीय वेग अचर रहता है, या रेखीय संवेग अचर रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो रेखीय संवेग है वो अचर रहता है, ठीक है, रेखीय संवेग अचर रहता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान निर्भर करता है दो पिंडों के द्रव्य की प्रकृति पर, दो पिंडों में स्थित कुल ऊर्जा पर, दो पिंडों पर आरोपित त्वरण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो। क्यों पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, F बराबर, एक मिनट, F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²), ठीक है। तो देखिए द्रव्य की प्रकृति पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है, फोर्स पर निर्भर करता है, ऊर्जा कहाँ से आ गई, त्वरण कहाँ से आ गया, प्रकृति कहाँ से आ गई, समझ रहे हो। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं 20 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, किसी बिंदु पर पृथ्वी के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों शून्य हैं, वह बिंदु होगा पृथ्वी तल पर होगा, पृथ्वी तल से नीचे होगा, पृथ्वी तल से 2r ऊंचाई पर होगा, या अनंत पर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर होगा। जो पृथ्वी के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों कहाँ पर शून्य होते हैं, अनंत पर शून्य होते हैं। जो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये 21 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छे एग्जाम्स में आता है। खासकर 21 ने बोल रखा है, पृथ्वी तल से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी हो परंतु माध्य घनत्व वही रहे तो पृथ्वी के ही समान ग्रह के पलायन वेग का मान होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है v1/v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन कितना 2r1। क्यों पता है, सॉरी एक मिनट, ये 2r1 है, ठीक है। क्यों पता है, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी है, जो ग्रह की त्रिज्या वो पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, दोगुनी। रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगी। v1 11 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ से 11 2 22, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 2 22 किलोमीटर पर सेकंड। तो पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। वैल्यू कैसे पुट करनी थी, v1/v2 इज इक्वल टू r1/2r1। दुगनी बोल रहा है ना पृथ्वी की त्रिज्या की, तो v1 की वैल्यू दे रखी थी, आपको पूछ रही किसकी थी, तो ग्रह के पलायन वेग का मान, तो ऑप्शन नंबर v2 की वैल्यू पूछ रखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है, नेक्स्ट स्लाइड में है, ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, या कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान, ठीक है। क्या, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान आपका राइट आंसर है। किसके संरक्षण पर, केपलर के सिद्धांत पर, ठीक है। किसके संरक्षण पर, केपलर के द्वितीय नियम पर आधारित है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान। ध्यान रखना ये केपलर लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम, इसलिए इसके 2 लेक्चर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, वह परिमाण है निम्न में से संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, आवेश संरक्षण का, या रेखीय संवेग संरक्षण का, या कोणीय संवेग संरक्षण का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा के समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, उसका प्रमाण क्या है, कोणीय संवेग, ठीक है। और कौन से संरक्षण पर होता है, कोणीय संवेग संरक्षण पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड पर, या जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर, या केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण और रेडियस ऑफ अर्थ किस पर निर्भर करता है पलायन वेग का मान,
जी पर और रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, अनंत होता है, या ऑप्शन नंबर बी शून्य होता है, या ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर के मान के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शून्य। देखिए मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा, पृथ्वी के केंद्र से पोल्स की ओर ले जाने पर जी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन वो कहाँ पर रखा है, केंद्र पर ही रखा है, तो कितना होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, 0 होगा। ठीक है। देखिए आज के क्वेश्चन जो भी हैं कितने अच्छे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये देखिए ये एनटेक स्टडी के बारे में थोड़ा बताया गया है। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, आपको उसकी पीडीएफ वहीं मिल जाती है। ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम ग्रुप में, ये उसकी लिंक है, या डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उसकी लिंक मिल जाएगी। ये सर का फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो, और क्वारीज हो तो पूछ सकते हो सर से, आप बता देते हैं, सर मना नहीं करते हैं, सर आपके लिए हरदम बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो जरूर पूछना, कोई क्वारीज हो एग्जाम से रिलेटेड तो बता देना सर को, आप बता देंगे। ठीक है, सर को फेसबुक पर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय गाइस।